हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। परसेंटेज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड किया था परसेंटेज का, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने पर उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। प्रश्न को समझिए क्या कहा गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। तो मान लो कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल 100% राशि थी। अगर इसमें से उसने 20% राशि खो दिया तो टोटल अमाउंट उसके पास क्या बचा। अब उसके पास अमाउंट बच गया है 80%। इसके बाद क्या कहा गया प्रश्न में कि जो शेष मुद्रा बची हुई थी उसका 25% वह फिर से खर्च कर देता है। तो अब देखिए, पहले उसके पास मुद्रा बची थी 80%, तो इस 80% को अपने आप में आपको 100 मान लेना होगा। तो 100 मानने के बाद अगर फिर से वह 25% यहाँ पर खर्च कर देता है तो उसके पास अब कितनी मुद्रा बची होगी। 80% पहले था जिसे हमने 100 माना और इसमें से 25% और खर्च कर दिया। दैट मीन्स उसके पास जो दोबारा खर्च करने के बाद मुद्रा बची है वो है 75%। अब इसके बाद आपसे क्या कंडीशन दे दिया गया है कि दोनों मुद्रा खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये और शेष बच जाते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितना बच रहा है, 480 रुपया। तो स्टार्टिंग में उसके पास मुद्रा क्या थी। तो देखिए, पहले उसने खर्च किया तो उसके पास राशि बची 80%। इसके बाद फिर से 25% खर्च करने के बाद उसके पास राशि बच गई 75%। इन दोनों को खर्च करने पर क्या बचा, उसके पास टोटल 480 रुपये बचे हुए हैं। तो अब देखो 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं और 75% को भी 75/100 लिख सकते हैं। इसे काटिए तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 4 से 8 कटा 2 बार में, और सॉरी यहाँ पर 2 से 8 कटा 4 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। उसी प्रकार से 25 से 75 कटेगा 3 बार में, और 25 से 100 कटेगा 4 बार में। दैट मीन्स यहाँ पर दोस्तों 4/5 गुना 3/4 का वैल्यू आ गया 480 रुपये। अब देखिए 4 गुना 3 12 होगा, और 12 से 480 कितने बार में कटेगा, 12 से 480 कटेगा 40 बार में। अब 5 गुना 4 हुआ 20, और 20 को अगर हम इक्वल के इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर जाकर 20 और 40 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स उसके पास जो अमाउंट बचा हुआ है स्टार्टिंग में वो टोटल 800 रुपये था। सो गाइज, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में, और 40% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने छात्र पास हुए हैं, अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 60%। इसके बाद दे दिया गया है हिंदी में टोटल 70% छात्र पास हुए हैं। हिंदी सब्जेक्ट में टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या है 70%, और टोटल 40% ऐसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 40% छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए हैं। हमें निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, पास इक्वल टू पास प्लस पास और माइनस करना है पास से। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाता हूं। और दूसरा फॉर्मूला है फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल और माइनस फेल। अब देखिए क्या दिया गया है, 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, हिंदी में 70% छात्र, और दोनों सब्जेक्ट में 40% छात्र हुए हैं। तो फेल होने वाले की संख्या क्या है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी जाए तब आपको पास होने वाला फॉर्मूला यूज करना है
और अगर आपसे पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछी जाए तब आपको फेल वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, फेल के लिए यहाँ पर निकालना है ना हमें, तो पास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करना है। पास इक्वल टू, पास 1 में क्या लिखना है आपको, जो पहले सब्जेक्ट में छात्र पास हुए हैं, दैट मीन्स इंग्लिश में 60%। इसके बाद दूसरा जो पास है, इसमें दूसरे सब्जेक्ट में पास होने वाली छात्रों की संख्या, दैट मीन्स हिंदी में जितने छात्र पास हुए हैं। और इसके बाद माइनस में जो है ना, वहाँ पर आपको कॉमन सब्जेक्ट वाला लेना है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में जो छात्र पास हुए हैं उसे आपको इन दोनों में से माइनस कर देना है। तो अब देखो 60 + 70 क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 130%, और 130% - 40%, दैट मीन्स 90% ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए ना। तो अगर 100% में से 90% छात्र पास हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर 10% होगी। सो गाइज, आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। चलिए अब इसी फॉर्मूला पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके बाद आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत दोनों विषय में पास हो गए हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि 52% विद्यार्थी पहले फेल हुए हैं एक सब्जेक्ट में, और दूसरे सब्जेक्ट में टोटल 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं, जबकि 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट यानी कि कॉमन जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे पास होने की संख्या पूछी जाए तब आपको फेल होने वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल, और माइनस करना है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। दैट मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 52% प्लस 42%, और माइनस करेंगे इसे 17% से। तो देखो 52 और 42 दोनों को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 94%, और 94% में से 17% को माइनस करना है तो यह हो जाएगा टोटल 77%। अब यहाँ पर 77% जो यहाँ पर संख्या निकल कर आई है, यह क्या है, यह टोटल फेल होने वालों की संख्या है। हमसे पूछा गया है कि पास कितने हुए हैं, तो 100 में से 77 को माइनस कर दो तो यह होगा 23%, यानी कि 23% ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर पास हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हो गए हैं। यदि दोनों विषय में 144 छात्र पास हुए हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, सबसे पहले दिया गया है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 70%। इसके बाद क्या दिया गया है, मैथ्स में 80% विद्यार्थी पास हो जा रहे हैं, और जो तीसरा कंडीशन दिया गया है उसमें कहा गया है कि 10% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। पिछले दो क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि अगर दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं तो तीसरे में भी पास होते थे, लेकिन यहाँ पर पहले तो दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, फिर क्या हो रहा है कि 10% जो विद्यार्थी थे वो फेल हो गए हैं। तो आपको बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 144 है। यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या 144 है। तो अगर हम पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज निकाल लेते हैं तब वहां से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर चली आएगी। तो पास होने वाले छात्रों को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा फेल का, यानी कि फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो आइए देखते हैं अब 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो जा रहे हैं, यानी कि 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। 70% अगर पास हो गए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। इसके बाद देखिए मैथ्स में अगर 80% विद्यार्थी पास हो गए हैं, दैट मीन्स 20% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मैथ में भी फेल हुए होंगे, और दोनों विषय में फेल होने वाले संख्या की यहाँ पर दी गई है 10%। तो अब देखो 30 + 20 होगा 50%, और 50% में से
10% को हमने माइनस कर दिया तो यह हो जाएगा 40%। 40% क्या निकला दोस्तों? 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर टोटल फेल हो चुके हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 60%। और यहाँ पर क्या दिया गया था कि पास होने वाले यानी कि 60% ऐसे छात्र हैं जिनकी संख्या 144 है। पास होने वाले छात्रों की संख्या 144 है। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं। अगर 60% विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 144 दी गई है, दैट मीन्स 100% विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 100% विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 144 गुना 100 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 6 से 144 कैसे कटेगा? 24 बार में। 24 से 10 में गुना करो तो इसका वैल्यू आएगा 240। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या 240 थी। आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न है, ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए की आय क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन क्या दिया गया है? ए और बी के आय का परसेंटेज, ए और बी का आय का परसेंटेज दिया गया है और फिर हमसे कहा गया है बी और सी के आय का परसेंटेज। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और बी का परसेंटेज क्या दिया गया है? ए का परसेंटेज है 5% और बी का परसेंटेज सबसे पहले 15% दिया गया है। तो जो बी का परसेंटेज है उसे हम ए के पास लिखेंगे और ए के परसेंटेज को बी के पास लिखेंगे। दैट मीन्स ए का आय अगर 5% है तो 5% लिखेंगे बी के नीचे और बी का आय अगर 15% दिया गया है तो इसे लिखेंगे ए के नीचे। बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करके फिर से बी और सी का आय क्या दिया गया है? 10% और 20% में, यानी कि 20% इसके नीचे लिखेंगे और 10% सी के नीचे लिखेंगे। अब इसको छोटा कीजिए तो 5 से एक बार में कटेगा और 5 से 3 बार में कटेगा 15, यानी कि यह रेशियो हो गया 3:1। सेम उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 1 और 2। एक बात ध्यान दीजिए अब दोस्तों, इन दोनों रेशियो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है दोनों में बी, यानी कि यहाँ पर जो बी का वैल्यू है इसे भी हमें इक्वल करना होगा। तो अगर बी का वैल्यू इधर 2 है तो यहाँ पर जो 1 है इसमें हम 2 से गुना कर दें तो बी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। और 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 में भी हमें 2 से गुना करना होगा। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना होगा तो वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिला है। देखिए 3 दूना 6 और 2 2, सेम इसी प्रकार से इधर हो जाएगा 2:1। तो अब ए, बी और सी तीनों रेशियो का वैल्यू क्या हो गया? तीनों रेशियो का वैल्यू 6:2:1 हो गया है। अब एक और कंडीशन देखिए प्रश्न में दे दिया गया है कि सी की आय 2000 रुपये है। तो देखिए अगर सी का रेशियो क्या है? सी का रेशियो 1 है। 1 का वैल्यू अगर 2000 हमें ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है और हमसे पूछ लिया गया है कि ए की आय क्या होगी। तो अगर सी का वैल्यू यानी कि 1 का वैल्यू 2000 है तो सी का रेशियो क्या है? सी का रेशियो है, सॉरी ए का रेशियो यहाँ पर 6 है। तो 6 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू 2000, दैट मीन्स 6 का वैल्यू यहाँ पर टोटल 12000 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सो आई होप गाइस कि आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी और भी परसेंटेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।